आशीष जी, सारे लोगों को आवाज हमारी सुनाई दे रही है? बोल दो रहा हूँ, मैं बोल रहा चैट नहीं पढ़ रहा यार। मैं फर्स्ट टाइम ले रहा हूँ, आप ये मानकर चलिए, नहीं तो मैं डिजिटल बोर्ड पर क्लास लेता रहा हूँ। आप देख रहे होंगे कि मेरे घर में पीछे डिजिटल बोर्ड लगा हुआ है, जो बड़ा सा आप देख रहे होंगे, तो वो क्लासरूम में का ही डिजिटल बोर्ड है। तो पहली बार जूम पे ले रहा हूँ, तो थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम है, लेकिन चलिए एनीवे हम लोग स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। तो हमारा जो जीएस का टॉपिक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंडियन इकोनॉमी। आज हम थोड़ा सा इसके सिलेबस की पहले बात करेंगे और सिलेबस के साथ में क्यों इसकी स्टडी करना है। तो सबसे पहले तो आप लोग ये मानकर चलिएगा कि अगर आपको इंडियन इकोनॉमी पढ़ना है, और इंडियन इकोनॉमी अगर आपको पढ़ना है, तो ऐसी कंडीशंस में क्या है कि सबसे पहले तो इंडियन इकोनॉमी को अगर आपको सबसे पहले पढ़ना है, थोड़ा सा आज आज के लिए आप लोगों को करना होगा कंप्रोमाइज, थोड़ा सेटिंग इसकी समझना पड़ेगा, ठीक है। तो इंडियन इकोनॉमी का जब आप टॉपिक पढ़ेंगे, तो आप ये मानकर चलिए कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, ठीक है। इस बार भी आपको आश्चर्य होगा कि 23 क्वेश्चंस इकोनॉमिक्स से रहे हैं। 23 क्वेश्चंस जो डायरेक्ट रूप से इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन है आपके जीएस पेपर में, यूपीएससी में, पीटी में। 23 क्वेश्चन। और अगर इनडायरेक्ट अगर मान लो, और मैं एग्रीकल्चर का भी सेक्टर का कुछ क्वेश्चन अगर इसमें शामिल कर लूं, तो आपको आश्चर्य होगा कि एग्रीकल्चर के भी कुछ सेक्टर को अगर मैं शामिल करूं इसमें, तो लगभग लगभग ये 29 क्वेश्चंस 29 क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, अगर मैं एग्रीकल्चर के पूरे पोर्शन को शामिल करूं। क्योंकि एग्रीकल्चर का ये पोर्शन वाला जो क्वेश्चन है, वो बहुत से लोग कह रहे हैं कि इन्वायरमेंट का है, लेकिन आपको आश्चर्य होगा कि 6 से 7 क्वेश्चंस आपके, जब मैं एग्रीकल्चर पढ़ाऊंगा तो उसमें आप पकड़ में आएंगे आपको, और आप देखेंगे कि नहीं, सच में ये एग्रीकल्चर का इकोनॉमिक्स का ही पार्ट था जो इन्वायरमेंट में दे दिया गया। तो वो जो बेसिक क्वेश्चन है, वो आपके क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व कराने की कोशिश करूंगा कि आप देखिएगा। एग्रीकल्चर तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है इंडियन इकोनॉमी। अब सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि हम दो चीजें आपने सुनी होंगी इकोनॉमी में, ठीक है। एक तो इकोनॉमिक्स सुना होगा, अर्थशास्त्र, और दूसरा टर्म सुना होगा इकोनॉमी, ठीक है। तो पहली बात तो आप यहाँ पर एक बात याद रखेंगे, हमेशा ही इसको आपको
याद रखना है क्या कि इकोनॉमी शब्द जो है वो इंडिविजुअल शब्द कभी नहीं लिखा जाएगा, कभी भी इंडिविजुअल शब्द नहीं लिखा जाएगा इकोनॉमी। वहां पर जब भी लिखेंगे तो किसी देश का जो ज्योग्राफिकल एरिया है, उस ज्योग्राफिकल एरिया के बारे में, उस ज्योग्राफिकल एरिया का क्या नाम है, उससे इकोनॉमी को इंट्रोड्यूस करेंगे हमेशा ही। जैसे अमेरिका इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी, बिहार इकोनॉमी, तो जो ज्योग्राफिकल एरिया है उससे हमेशा ही इकोनॉमी को इंट्रोड्यूस करेंगे। ये आपको याद रखना है। कभी भी इकोनॉमी, जैसे अगर आप कहते हैं यहाँ पर कि इकोनॉमी की बुक ले आओ, तो आप गलत कहते हैं, वहां पर आपको बोलना पड़ेगा वहां पर इंडियन इकोनॉमी की बुक्स लेकर आइए। अगर आप कहते हैं कि बिहार इकोनॉमी की बुक्स लेकर आइए, दैट इज करेक्ट, क्योंकि ज्योग्राफिकल एरिया के साथ जुड़ा हुआ है ये इकोनॉमी हुआ है, ठीक है। लेकिन अगर आप यहाँ पर ये कहते हैं कि इकोनॉमी लेकर आओ, तो फिर ऐसी कंडीशंस में वो जानकारी जो है वो अधूरी है, वो जानकारी अधूरी है। तो हमारा जो टॉपिक है यूपीएससी में वो है आपका क्या, इंडियन इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी यहाँ पर टॉपिक है, ना कि इकोनॉमिक्स टॉपिक है। अब यहाँ सबसे बड़ी बात है कि क्या डिफरेंस है इकोनॉमिक्स और इंडियन इकोनॉमी में, क्या अंतर है इकोनॉमिक्स और इंडियन इकोनॉमी में, उसको थोड़ा सा हमें समझना पड़ेगा कि इनमें क्या डिफरेंसेस है, किस तरह से चीजों को रिकॉग्नाइज्ड होकर चलना पड़ेगा, ठीक है। तो जब इसको अगर हम समझने की कोशिश करते हैं इकोनॉमिक्स और इंडियन इकोनॉमी में क्या डिफरेंसेस हैं, तो डिफरेंसेस को समझने के लिए हमें थोड़ा सा समझना पड़ेगा यहाँ पर क्या कि कहता क्या है इकोनॉमिक्स और कहते क्या है इंडियन इकोनॉमी, ठीक है। इन दोनों को हमें समझना पड़ेगा कि ये क्या कह रहे हैं और किस तरह से ये रिकॉग्नाइज्ड हो रहे हैं यहाँ, ठीक है। तो अब यहाँ पर जब हम समझते हैं कि इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी में क्या डिफरेंसेस हैं, इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी में क्या डिफरेंसेस हैं, तो इसको समझना पड़ेगा कि अर्थशास्त्र कहते किसको हैं और अर्थव्यवस्था किसको कहते हैं, अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं, ठीक है। तो हमें पता है कि हमारे पास में रिसोर्सेज बहुत लिमिटेशन में है, रिसोर्सेज क्या है, बहुत ही लिमिटेशन में है। और जब लिमिटेशन में रिसोर्सेज हैं तो उन रिसोर्सेज का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करना है। रिसोर्सेज क्या है, बहुत लिमिटेशन में है, और जब रिसोर्सेज बहुत लिमिटेशन में है तो उस कंडीशंस में मुझे क्या करना है कि रिसोर्सेज का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करना है यहाँ पर। और जब रिसोर्सेज का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करने की बात आती है तो ऐसी कंडीशंस में क्या है कि यहाँ पर हमें समझना होगा क्या, ऐसी कंडीशंस में हमें यहाँ पर समझना होगा क्या कि इन रिसोर्सेस का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कैसे हो, संसाधनों का अधिकतम उपयोग कैसे, अधिकतम उपयोग कैसे हो इन संसाधनों का, ये पहला प्रश्न यहां पर आता है, ठीक है। अब संसाधन मैंने कहा कि हर क्षेत्र में अलग अलग मिलते हैं, ये भी एक बहुत बड़ी बात है। अमेरिका में संसाधन कुछ और है, इंडिया में संसाधन कुछ और है, उन संसाधनों को वहां के क्षेत्र के हिसाब से मिलना पाया जाता है। तो अब प्रश्न यहाँ पर क्वेश्चन ये आता है कि संसाधनों का उपयोग कैसे किया जाए, इनका एक तरह से यूज कैसे किया जाए, इन संसाधनों का यूज कैसे किया जाए। और जब इन संसाधनों का यूज करने का जो हम कह सकते हैं कि अध्ययन किया जाता है तो कहलाता है इकोनॉमिक्स। क्या कहलाता है, इकोनॉमिक्स कहलाता है। याद रखना कि रिसोर्सेज लिमिटेशन में है, रिसोर्सेस का अधिकतम उपयोग करना और अधिकतम उपयोग करते हुए उनका यूज करना, ये कहलाता है इकोनॉमिक्स, ये इकोनॉमिक्स कहलाता है, ठीक है। अब देखना यहां पर, अब दूसरी तरफ क्या है कि जब हम यूज करते हैं तो यूज करने के लिए मुझे एक मैनेजमेंट सिस्टम लाना पड़ेगा, मैनेजमेंट सिस्टम लाना पड़ेगा, प्रबंधकीय सिस्टम लाना पड़ेगा मुझे यूज करने के लिए। अब जब मुझे यहाँ पर यूज करने के लिए जब मैनेजमेंट सिस्टम लाना पड़ेगा तो अब आप यहाँ पर क्या करेंगे कि इस मैनेजमेंट सिस्टम को कैसे लेकर आएंगे, ये एक सबसे बड़ा प्रश्न यहाँ पर निकल कर आता है कि इस मैनेजमेंट सिस्टम को आप लेकर कैसे आएंगे। तो बनाना पड़ेगा इसका मैनेजमेंट सिस्टम, और जब मैनेजमेंट सिस्टम बनाना पड़ेगा
तो वो एक क्षेत्र विशेष के लिए बनेगा। ऐसा नहीं है कि बिहार के लिए जो मैनेजमेंट सिस्टम लागू हो जाएगा वो उत्तराखंड के लिए भी लागू हो जाएगा, वो एक तरह से क्या है कि अमेरिका के लिए भी लागू हो जाएगा, वही पंजाब के लिए भी लागू हो जाएगा। तो हर जगह मैनेजमेंट सिस्टम अलग अलग बनाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उन संसाधनों का उपयोग अलग अलग जगह पर क्षेत्रीय आधार पर अलग अलग तरीके से हो। और जब यही इस तरह का मैनेजमेंट सिस्टम डेवलप करना और डेवलप करते हुए उनकी इकोनॉमिक एक्टिविटी का एनालिसिस करना, वो कहलाता है इकोनॉमी। वो कहलाता है क्या? इकोनॉमी। तो इकोनॉमी भौगोलिक क्षेत्र और उसकी आर्थिक गतिविधियों के संबंध में जुड़ा होता है। उसका जो मैनेजमेंट बना रहे हैं हम, उस मैनेजमेंट के सिस्टम से जुड़ा होता है यहाँ पर। तो पारस पचौरी आपको समझ में आया, प्रियांत पांडे आपको समझ में आया कि हमने क्या कहा कि इकोनॉमिक्स क्या है, कि इकोनॉमिक्स रिसोर्सेस का अधिकतम उपयोग करते हुए उनको एक तरह से अधिकतम यूज करना का निर्णय विज्ञान और कला है। यहाँ विज्ञान और कला है। वहीं पर दूसरी तरफ क्या है कि इकोनॉमिक्स की जब बात करते हैं तो भौगोलिक क्षेत्र के संदर्भ में निकल कर आती है। और भौगोलिक क्षेत्र के संदर्भ में निकल कर आती है तो वो जो भौगोलिक क्षेत्र है उसका मैनेजमेंट, उसका सिस्टम, उसका सारी चीजें, यहाँ पर ये सारी चीजें डेवलप करना क्या कहलाता है? इकोनॉमी कहलाता है। अब इकोनॉमिक्स में क्या हम लोग करते हैं? थ्योरी और प्रिंसिपल को पढ़ते हैं, सिद्धांत को पढ़ते हैं हम लोग, और सिद्धांत के साथ ही साथ जो कॉन्सेप्ट होते हैं उसको पढ़ने का काम करते हैं। जबकि यहाँ पर जब हम बात करते हैं इकोनॉमी की, तो इकोनॉमी में हम उसके व्यवहारिक पहलू को पढ़ते हैं। जो सिद्धांत है उसका व्यवहारिक पहलू अध्ययन किया जाता है। इकोनॉमी में उसका व्यवहारिक पहलू अध्ययन किया जाता है कि उस मैनेजमेंट सिस्टम का किस तरह से प्रबंधन किया गया, उसका क्या इफेक्ट पड़ा, उसका क्या इफेक्ट का एक तरह से यहाँ पर रिजल्ट निकला। वो सारी चीजें जब हम व्यवहारिक पहलू में अध्ययन करते हैं, तो जब सारी चीजों का हम व्यवहारिक पहलू में अध्ययन करते हैं तो वो कहलाता है क्या? इकोनॉमी। ठीक है। वास्तव में क्या है कि इकोनॉमिक्स जो है, इकोनॉमिक्स यहाँ पर हमें सिखाता है कि संसाधनों की कमी होने पर इंसान कैसे निर्णय लेगा कि किसका यूज किया जाए और किसका यूज ना किया जाए। और जब मैनेजमेंट की बात आती है तो मैनेजमेंट क्या करता है कि संसाधनों का बंटवारा करता है। संसाधनों का बंटवारा करता है। जैसे मान लेते हैं कि अर्थव्यवस्था में 50 रुपए है और 50 रुपए है तो किसी को 1 रुपए दे दिया, किसी को 2 रुपए दे दिया, किसी को 3 रुपए दे दिया। तो ये जो संसाधनों का बंटवारा हुआ है, ये बंटवारा जो हुआ है ये मैनेजमेंट के थ्रू किया गया, मैनेजमेंट के थ्रू किया गया। और जब मैनेजमेंट के थ्रू किया गया तो ऐसी कंडीशंस में क्या है कि कैसे संसाधनों का बंटवारा किया जाए, कैसे आवंटन किया जाए, कैसे उसका एक तरह से आवंटन करते हुए प्रत्येक व्यक्ति तक उसकी पहुंच स्थापित हो जाए, ये कहलाता है क्या? इकोनॉमिक। और जबकि इकोनॉमिक्स क्या है कि संसाधनों की कमी है, 50 ही रुपया है अर्थव्यवस्था में और कमी है, तो उस कमी के कारण से अब उसको निर्णय लेना है कि संसाधनों का बंटवारा कैसे करें, किस तरह से करें। यहाँ तो बंटवारा कर दिया गया, वो जो मैनेजमेंट किया गया वो आपका कहलाता है क्या? इकोनॉमी। जबकि संसाधनों का कमी का जो अध्ययन है वो हमें एक तरह से कहाँ ले जाता है? इकोनॉमिक्स में ले जाता है, इकोनॉमिक्स में ले जाता है। अर्थात एक तरह से अगर हम कहें, अगर हम यहाँ पर बात करें तो इकोनॉमी जो है वो मैनेजमेंट कर रहा है, तो मैनेजमेंट कर रहा है तो आर्थिक मामलों का जो संगठित रूप है उसको दर्शाता है। आर्थिक मामलों का कैसा? संगठित रूप दर्शाता है। आर्थिक मामलों का यहाँ पर कह सकते हैं कि जो संरचनात्मक है, स्ट्रक्चरल रूप है, उसको दिखाता है। जबकि यहाँ पर क्या है कि आर्थिक एजेंट के रूप में काम करता है, और आज आर्थिक एजेंट के रूप में काम करता है, और इस तरह से जो अर्थव्यवस्थाएं रन होंगी वो अध्ययन हमारा किया जाता है किसमें? इकोनॉमिक्स में। ठीक है। तो दो कॉन्सेप्ट मैंने आप लोगों को बताए हैं यहाँ पर, एक है इकोनॉमिक्स और दूसरा है इकोनॉमी।
तो इकोनॉमिक्स क्या है और इकोनॉमी क्या है, इसके बीच में हमें डिफरेंसेस समझना होगा। जैसे भारत की तो इकोनॉमी है, इंडियन इकोनॉमी, तो हमारा टॉपिक इंडियन इकोनॉमी है। अब हमारा पहला क्वेश्चन ये आता है कि सर हम इंडियन इकोनॉमी पढ़ें या इकोनॉमिक्स पढ़ें, किसको लेकर चलें? अगर मैं इंडियन इकोनॉमी को लेता हूं तो फिर ऐसी कंडीशंस में क्या है कि हमें इकोनॉमिक्स समझना पड़ेगा। ठीक है, क्यों इकोनॉमिक्स समझना पड़ेगा? तो इकोनॉमिक्स तो ये मानकर चलिए कि एक पूरी तरीके से, इकोनॉमिक्स क्या है, एक पूरी तरीके से एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। क्या है? बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है यहाँ पर इकोनॉमिक्स, बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। और बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है तो ऐसी कंडीशंस में क्या है कि इस कॉन्सेप्ट को अगर हमें समझना है, इस कॉन्सेप्ट को अगर हमें समझना है तो ऐसी कंडीशंस में क्या है कि हमें समझना होगा, क्या हमको समझना होगा यहाँ पर कॉन्सेप्ट को समझने के लिए कॉन्सेप्ट को अगर हमें समझना है तो समझने के लिए मुझे एक क्षेत्र विशेष के तौर पर जाना होगा। तो हो सकता है कि इकोनॉमिक्स का रूल्स एंड रेगुलेशंस वहां पर चेंज हो जाए, हो सकता है रूल्स एंड रेगुलेशंस चेंज हो जाए इकोनॉमिक्स का। तो ऐसी कंडीशंस में क्या है, इकोनॉमिक्स एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, किसी क्षेत्र विशेष से इसको लेकर जाता है, लेकिन इकोनॉमिक्स एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, कह सकते हो महासागर है इकोनॉमिक्स। तो उस महासागर में अगर घुस कर जाएंगे, घुसना कैसे है, हमें कहीं ना कहीं घुसने के लिए हमें हवाई जहाज का थ्रू ले सकते, हम पानी का जहाज ले सकते हैं, उसके थ्रू जाएं, किसी ना किसी के थ्रू जाना पड़ेगा। तो ऐसी कंडीशंस में अगर मुझे इकोनॉमी समझनी है तो इकोनॉमिक्स में गोते लगाने पड़ेंगे, और इकोनॉमिक्स में अगर गोते लगाने पड़ेंगे तो मुझे कुछ कॉन्सेप्ट जो है उनको समझना पड़ेगा। बिना कॉन्सेप्ट को समझे हुए हम इकोनॉमी को नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि इकोनॉमी हमें हमारे सिलेबस में है, और जब सिलेबस में है तो ऐसी कंडीशंस में क्या है कि सिलेबस को हमें समझने के लिए इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी का विशेष जो एनालिसिस है उसको पढ़ना पड़ेगा। लेकिन अब इकोनॉमी का सिलेबस क्या है उसको सबसे पहले देखते हैं कि इंडियन इकोनॉमी का हमारा सिलेबस क्या है, उसको हम लोग देख लेते हैं कि क्या यहाँ पर इंडियन इकोनॉमी का हमारा सिलेबस है और किस तरह से सिलेबस के रूप में सारी चीजें रिप्रेजेंट होकर निकल कर आ रही है। तो क्या सिलेबस है उसको अगर हमें समझना है, किसी का कोई क्वेश्चन हो यहाँ पर तो पूछ सकता है कि कोई क्वेश्चन हो, पारस जी, पारस पचौरी जी, अगर कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं आप लोग। प्रियांत पांड्या जी, अगर कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं आप लोग। ठीक है, अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग पूछ सकते हैं आप लोग। ठीक है, तो अब यहाँ पर नेक्स्ट आता है क्या, नेक्स्ट यहाँ पर आता है, यहाँ पर बेसिकली नेक्स्ट यहाँ पर आता है क्या, जब हम समझते हैं कि सिलेबस क्या है इंडियन इकोनॉमी और इकोनॉमिक्स का, सिलेबस क्या है इंडियन इकोनॉमी और इकोनॉमिक्स का, तो सिलेबस के रूप में अगर हम देखें, सिलेबस के रूप में अगर हम देखें तो इंडियन इकोनॉमी और इकोनॉमी का सिलेबस अगर हम देखें यहाँ पर, तो सबसे पहले हमारा टॉपिक है इंडियन इकोनॉमी। सबसे पहला जो टॉपिक है वो है हमारा क्या, इंडियन इकोनॉमी। और इंडियन इकोनॉमी हमारा सबसे पहले टॉपिक है, तो ऐसी कंडीशंस में क्या है कि पहला टॉपिक जो हमारा इंडियन इकोनॉमी है, उस इंडियन इकोनॉमी के टॉपिक को हमें समझना होगा और समझकर हमें सारी चीजों को रिप्रेजेंट करना होगा यहाँ पर। तो पहला टॉपिक है योजना और उससे संबंधित मुद्दे। क्या है हमारा पहला टॉपिक, योजना और उससे संबंधित मुद्दे हमारा पहला टॉपिक है। और पहला टॉपिक है योजना और संबंधित मुद्दे, तो उसको हम समझेंगे कि योजनाएं कितने प्रकार की होती हैं, कितनी तरीके से एक तरह से रिप्रेजेंट होती हैं, क्या है योजनाएं और किस तरह से योजनाएं यहाँ पर संचालित होती हैं, उन सब को हमें यहाँ पर समझना होगा योजनाओं के चैप्टर। योजनाओं के चैप्टर में हमें उन सब चीजों को यहाँ पर समझना होगा। दूसरा, संसाधनों का जुटाव समझना होगा कि कैसे रिसोर्सेस का जुटाव होता है, कैसे यहाँ पर चीजों का डेवलपमेंट होता है,
विकास को समझना होगा, वृद्धि को समझना होगा और रोजगार को। तो हमारा पहला टॉपिक हमारा जो होगा कि संसाधन हम कैसे जुटा रहे हैं, कैसे अर्थव्यवस्था को रन करेंगे, कैसे अर्थव्यवस्था में योजनाएं बनाएंगे, योजनाओं से संबंधित क्या क्या परेशानियां हैं, योजनाओं को डेवलप करने में क्या क्या सरकार के द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं, किस तरह से सरकार के द्वारा योजनाओं के लिए रणनीति बनाई जा रही है, वो सारी बातों को हम यहाँ पर एनालिसिस करके डेवलप करेंगे। वहीं पर उससे संबंधित वृद्धि, विकास और रोजगार से संबंधित चीजों को भी हम लोग यहाँ पर पढ़ने की कोशिश करेंगे योजनाओं के संदर्भ, उससे संबंधित चीजों को भी पढ़ने की कोशिश करेंगे हम यहाँ पर योजनाओं के साथ। ठीक है। दूसरा जो हमारा टॉपिक होगा समावेशी विकास और समावेशी विकास से जुड़े मुद्दे। दूसरा टॉपिक जो होगा हमारा समावेशी विकास और समावेशी विकास से जुड़े मुद्दे हमारा टॉपिक होगा यहाँ पर। तो उस टॉपिक को भी हमें थोड़ा सा समझना होगा कि समावेशी विकास और समावेशी विकास से जुड़े मुद्दे क्या है टॉपिक, उसको भी हम थोड़ा सा समझ के यहाँ पर पढ़ेंगे यहाँ पर सारी चीजों को। ठीक है। समावेशी विकास क्या होता है? सबको साथ लेकर चलने वाला विकास। और सबको साथ लेकर चलने वाला विकास जब आता है तो उसमें क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उनको किस तरह से सॉल्व किया जाएगा, वो सारी बातों को हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे यहाँ। ठीक है। तो उन सारी चीजों को डिस्कशन करते हुए हम लोग यहाँ पर अध्ययन करेंगे और अध्ययन करते हुए सारी चीजों को लेकर आएंगे दोस्तों। ठीक है। तीसरा हमारा टॉपिक होगा जो आईएएस का टॉपिक है, हमारा तीसरा टॉपिक है जो आईएएस का तीसरा टॉपिक होगा बजटिंग। ठीक है। अब होता क्या है बजटिंग जैसे टॉपिक में, सरकार जो आय और व्यय की एक पॉलिसी बनाती है इनकम और एक्सपेंडिचर की, और जब इनकम और एक्सपेंडिचर की गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा एक पॉलिसी बनाई जाती है तो उस पॉलिसी का रिजल्ट क्या होता है, उस पॉलिसी का रिजल्ट क्या होता है, इनकम और एक्सपेंडिचर पर जब पॉलिसी यहां पर बनाने का काम किया जाता है, क्या रिजल्ट होता है इनकम और एक्सपेंडिचर पर पॉलिसी बनाने। तो उन सब कंपोनेंट को यहां पर पढ़ने की कोशिश करेंगे गवर्नमेंट बजटिंग में, गवर्नमेंट के बजट में उन सब कॉन्सेप्ट को पढ़ने की कोशिश करेंगे कि उसमें कैसे पॉलिसी बनाई जाती है, सरकार के द्वारा क्या किया जाता है। और आपको आश्चर्य होगा कि इस बार भी इससे क्वेश्चन रहे हैं, 2 से 3 क्वेश्चन आपके बजटिंग चैप्टर से रहे। ये बजटिंग चैप्टर को ही बोलते हैं राजकोषीय नीति, राजकोषीय नीति बोलते हैं। क्या बोलते हैं? राजकोषीय नीति। अर्थात सरकार की आय और व्यय की जो नीति होती है उसे राजकोषीय नीति के रूप में जाना जाता है, जिसमें सरकार क्या होता है कि कितना पैसा आया और कितना सरकार ने खर्च किया, उन सब पहलुओं को यहाँ पर हम एनालिसिस करते हैं और देखते हैं कि सरकार की जो भविष्य में जो पॉलिसी होगी वो किस तरह की होगी, उन सब चीजों का हम एनालिसिस करते हैं। उसके बाद में मेजर क्रॉप्स जो मुख्य फसलें हैं और क्रॉपिंग पैटर्न अर्थात फसल जो इनका पैटर्न है वो फसल पैटर्न को हम लोग अध्ययन करते हैं, जिसमें हम देखिए अब एग्रीकल्चर का सेक्टर बहुत बड़ा सेक्टर है यूपीएससी में, और यूपीएससी में बाकायदा ये सिलेबस दिया हुआ है एग्रीकल्चर के सेक्टर से संबंधित, और बहुत बड़ा सेक्टर के संबंध में ये सिलेबस दिया है जिसमें देश के विभिन्न भागों में प्रमुख फसलें और फसल के पैटर्न वो दिखाए गए हैं। विभिन्न प्रकार की सिंचाई और सिंचाई भंडारण सिस्टम को भी दिखाया गया है। कृषि उपज का परिवहन कैसे किया जाएगा, किस तरह से उसमें ट्रांसपोर्टेशन में प्रॉब्लम्स आ रही हैं। आज सबसे बड़ी एक समस्या निकल कर आ रही है कृषि के ट्रांसपोर्टेशन की, तो विपणन की समस्या आ रही है जिस पर आजकल बवाल भी मचा हुआ है। आपने सुना होगा एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस, तो वो सिस्टम क्या है, किस तरह से डेवलप किया जाता है, एमएसपी कब जारी होता है, किस तरह की कितनी फसलों के लिए एमएसपी जारी किया जाता है, ये सारे कॉन्सेप्ट को हम यहाँ पर पढ़ेंगे और पढ़कर देखेंगे कि वास्तव में क्या है कि उन कॉन्सेप्ट का कैसे एनालिसिस किया जाए और किस तरह से एनालिसिस करते हुए उसका डेवलपमेंट किया जाए। इसके अलावा कृषि उपज के परिवहन और विपणन से संबंधित मुद्दे भी हम लेकर चलेंगे।
कि जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के अलावा कि ई तकनीकी का डेवलपमेंट वो भी देखकर चलेंगे, ई तकनीकी का डेवलपमेंट वो भी देखकर चलेंगे, जिसमें क्या है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा किसानों के लिए कैसी ई तकनीकी का डेवलपमेंट किया जा रहा है, ई टेक्नोलॉजी का कौन कौन से प्लेटफॉर्म बने हैं, कौन कौन से प्लेटफॉर्म बने हैं, जैसे ई नाम प्लेटफॉर्म क्या है, ये किस तरह से डेवलप कर रहा है, कृषि मंडियां बनाई गई हैं तो कृषि मंडियों के लिए कौन कौन से ऐप आए हैं, वो कैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की पॉलिसी को रन कर रहे हैं, तो ये सारी चीजें हम लोग यहाँ पर पढ़ते हैं आपके एग्जाम पैटर्न के हिसाब से। इसके अलावा यहाँ पर एक चीज और याद रखेंगे, एक चीज और याद रखेंगे क्या, कि जब हम आगे पढ़ते हैं यहाँ पर तो एक बहुत बड़ा इशू आता है अब आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और वो इशू आता है सब्सिडी का। सब्सिडी भी आपके सिलेबस में शामिल है, ठीक है। सब्सिडी, गरीबी उन्मूलन और कृषि प्रौद्योगिकी अर्थात टेक्नोलॉजी से संबंधित चीजों को हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे, एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी। तो अब ये जो आपके टॉपिक है सब्सिडी, गरीबी उन्मूलन और ये जो टॉपिक हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक आप लोगों के लिए हैं, क्योंकि इनसे भी आप देख रहे होंगे कि एग्जाम में लगातार प्रश्न पूछे जा रहे हैं, लगातार प्रश्न पूछे जा रहे हैं इनसे, और इनसे लगातार प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो ये टॉपिक वास्तव में क्या है कि किस तरह से डेवलप हो रहे हैं, किस तरह से डेवलप हो रहे हैं और क्या इनकी रणनीतियां हैं, उन सब का एनालिसिस यहाँ पर हम लोग करेंगे इस के अंतर्गत, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे कि जैसे इसमें हम पढ़ेंगे कि सब्सिडी कितने प्रकार की होती है, डायरेक्ट सब्सिडी, इनडायरेक्ट सब्सिडी, इनडायरेक्ट सब्सिडी में क्या आता है, डायरेक्ट सब्सिडी में क्या आता है, उनसे संबंधित मुद्दे यहाँ पर हम लोग सब लोग लेकर चलेंगे। WTO के मुद्दे अभी क्वेश्चन बना है, इस बार भी क्वेश्चन बना है, तो आप याद रखेंगे WTO से संबंधित मुद्दे को लेकर चलेंगे। कितने प्रकार की सब्सिडी होती है, ग्रीन सब्सिडी क्या होता है, आपका जो येलो सब्सिडी है वो किस लिए दी जाती है, इन सारी सब्सिडियों की, ऑरेंज सब्सिडी क्या होती है, तो वो सारी सब्सिडियों के हम लोग प्रकार पढ़ेंगे, और प्रकार पढ़ते हुए हम लोग एनालिसिस करेंगे कि किस तरह से सब्सिडियों का रिप्रेजेंटेशन हो रहा है और क्या क्या इशू है सब्सिडी से संबंधित, क्या क्या इश्यू हैं, कि रेड सब्सिडी किसे कहते हैं, तो ये क्या इशू हैं, क्यों डेवलप किए जाते हैं ये सब्सिडी वाले कॉन्सेप्ट है, तो कौन कौन से बॉक्स हैं उसको भी पढ़ेंगे कि WTO के द्वारा सब्सिडी के लिए कौन कौन से बॉक्स बनाए गए, उन सब का एनालिसिस करेंगे यहाँ पर। वहीं पर न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP, इसको भी देखेंगे हम लोग, MSP को भी देखेंगे, और MSP को देखकर हम लोग अध्ययन करेंगे, ठीक है। कॉल सर, नो सर, ऑल चेकर क्लियर, पारस जी नो सर, नो सर क्या, थोड़ा सा बताएंगे, कुछ चीजें समझ में नहीं आई हो तो बोलिएगा आप पारस जी, ठीक है। पारस जी अगर आपको कुछ चीजें समझ में ना आई हो तो जरूर बताइएगा। यहाँ पर सार्वजनिक वितरण प्रणाली, उसके उद्देश्य क्या है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के उनके कार्यक्रम क्या है, सीमाएं क्या है, उसकी सारी चीजें क्या हैं, ये सारी चीजों का हम एक तरह से एनालिसिस करेंगे, और एनालिसिस करते हुए यहाँ पर अध्ययन करेंगे इन सारी की सारी बातों को, और अध्ययन करते हुए यहाँ पर हम डेवलप करेंगे इन सारी की सारी चीजों को। तो पारस जी कोई प्रश्न हो आपका तो जरूर बताएंगे। पारस जी क्या क्लास कोई प्रश्न हो तो जरूर बताएंगे यहाँ पर, अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो जरूर बताएंगे पारस जी। तो उद्देश्य क्या है, कार्यक्रम क्या है, सीमाएं क्या है, उनके सुधार क्या है, वो सारी चीजों का हम एनालिसिस करेंगे यहाँ पर, और एनालिसिस करके हम लोग अध्ययन करेंगे यहाँ पर, ठीक है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली किस तरह से डेवलप की गई, भारत में क्या प्रॉब्लम्स हैं, 1950 के समय में हमारी सार्वजनिक वितरण प्रणाली क्या थी, 1991 के समय सार्वजनिक वितरण प्रणाली किस तरह से डेवलप हुई, 1997 में पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम कैसे डेवलप हुआ, वो सारी चीजों का हम यहाँ एनालिसिस करेंगे
यहाँ सार्वजनिक वितरण प्रणाली में पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में उन सारी चीजों का एनालिसिस करेंगे। उसके अलावा हम लोग बफर स्टॉक्स में क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, खाद्य सुरक्षा से संबंधित मुद्दे कौन कौन से हैं, वो सारी चीजों को हम लोग एनालिसिस करेंगे यहाँ पर। इसके अलावा प्रौद्योगिकी मिशन से संबंधित मुद्दे, जो उससे संबंधित टेक्नोलॉजी है, उससे संबंधित मुद्दों को हम लोग देखेंगे। और इसके अलावा पशुपालन का अर्थशास्त्र, ये सारी चीजों का हम लोग यहाँ पर अध्ययन करेंगे। अब देखिए पशुपालन जो है, ये जो टॉपिक है कुछ लोग कहते हैं कि साइंस टेक का है, क्योंकि साइंस टेक और साथ ही साथ साइंस एंड टेक और इसके अलावा इकोनॉमी, ये पेपर 3 के पार्ट, पेपर 3 के पार्ट। और जब पेपर 3 के पार्ट हैं तो ऐसी कंडीशंस में क्या है कि पेपर 3 जो साइंस टेक और इकोनॉमी के जो पार्ट हैं, इंडियन इकोनॉमी के पार्ट, तो कुछ लोग कहते हैं कि पशुपालन को हम लोग जो है ब्रीडिंग वगैरह सिस्टम में इसको देखते हैं और ये साइंस टेक के पार्ट के रूप में पशुपालन को लेकर आते हैं कि कैसे उन्नत किस्म के पशुपालन को डेवलप करें। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि इकोनॉमी का है, इसीलिए यहाँ पर कुछ क्वेश्चन मार्क आ जाता है कि ये टॉपिक साइंस टेक में रखा जाए या उधर रखा जाए। ठीक है, तो आप लोगों को क्लियर हो रहा है? पारस जी, सारे लोगों को क्लियर होता जा रहा है या नहीं? सारे लोगों को क्लियर होता जा रहा है या नहीं? तो जल्द से जल्द जरूर बताएंगे कमेंट्स में कि किस तरह से सारे लोगों को क्लियर होता जा रहा है आप लोग, और बताते हुए इन सारी चीजों को रिप्रेजेंट करेंगे यहाँ। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग लेकर चलते हैं यहाँ, नेक्स्ट लेकर चलते हैं हम लोग क्लियर है सर? सोनिया शर्मा, ठीक है, तो जरूर आप लोग बताते चलिएगा, क्योंकि देखिए आज जो क्लास है वो क्लास आज से स्टार्ट हुई है। केवल हम इस यहाँ पर अभी सिलेबस आप लोगों के बीच में डिस्कशन कर रहे हैं कि क्या टॉपिक है। देखिए आईएएस की सफलता के लिए सबसे पहली शर्त, पहली कंडीशन क्या है कि आपको सिलेबस रटा हुआ होना चाहिए। अगर आपको सिलेबस नहीं रटा है तो निश्चित तौर पर क्या है कि यहां पर प्रॉब्लम्स है। पहले तो सिलेबस आपको पूरा का पूरा रटा होना चाहिए। पहली कंडीशन ये है कि आपके टॉपिक क्या क्या है जो हमें पढ़ना है, टॉपिक के हिसाब से स्टडी करेंगे तो आपकी 90% तैयारी हो जाएगी। देखिए 100% तो आईएएस की कभी तैयारी हो ही नहीं सकती है, आप ये मानकर चलिएगा। ठीक है, 90% तैयारी हो जाएगी, और 90% अगर आप तैयारी हो गई तो 60% के क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेंगे बड़े आराम से। वो भी नहीं कह रहा हूं कि आप 90% तैयारी होने पर 90% के क्वेश्चन कर लेंगे, तो ऐसा नहीं है, 60% आप क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। इसीलिए पहली कंडीशन होगी सक्सेस की, क्या पहली कंडीशन होगी कि आपको सिलेबस रटा हुआ होना चाहिए। आपको मुझे टोकना हो कि सर अभी ये सिलेबस बकाया है, ये टॉपिक आपने नहीं कराया, तब तो आप सक्सेसफुल हैं इस एरिया में। नहीं तो फिर प्रॉब्लम्स हैं। आप ये समझ लीजिए कि फिर तो आप ये कह रहे हैं कि टीचर ने जो पढ़ा दिया वो आपका सिलेबस है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। आईएएस की तैयारी के लिए पहली कंडीशन क्या है कि आपको सिलेबस पता होना चाहिए। हाँ, कुछ टॉपिक हो सकता है जैसे एग्रीकल्चर है, अब एग्रीकल्चर में अगर हम बात करें तो कुछ टॉपिक ऐसे होंगे जो बहुत ही बोरिंग होंगे, आपको हकीकत बताएं तो, और आपको आश्चर्य होगा कि उस बोरिंग टॉपिक से ही 8 क्वेश्चन हैं इस बार। उन बोरिंग टॉपिक से 8 क्वेश्चन है जिन पर लड़कों ने ध्यान नहीं दिया, और उसका रिजल्ट ये हुआ कि आज वो कह रहे हैं कि यार ये कहां से पूछ लिया। क्योंकि हमें तो अच्छा लगता है पढ़ने में क्या, हरित क्रांति, ग्रीन रेवोल्यूशन, हम केवल और केवल उसी तरह की चीजें समझने की कोशिश करते हैं। अब वहां पर क्वेश्चन बना रहा है चकबंदी से, मेंस में भी और पीटी में भी, तो क्या होती है चकबंदी। अब वहां पर क्वेश्चन बना रहा है हदबंदी से, अब क्या होती है हदबंदी, यहां से क्वेश्चन बना रहा है। अब आपका जमींदारी उन्मूलन से क्वेश्चन बना रहा है, इस बार भी बनाया, आप देखिएगा।
तो जमींदारी उन्मूलन से जब क्वेश्चन बना है तो आपको ये पता होना चाहिए कि जमींदारी उन्मूलन ये सिस्टम कैसे लागू हुए, कैसे डेवलप हुए, क्या क्या भारत में किए गए, चकबंदी क्या है, ये सारी चीजें आपको समझना पड़ेंगी। ये सारी चीजें आपको क्या करनी पड़ेंगी, समझनी पड़ेंगी। जब आप सारी चीजों को समझ लेंगे तब फिर आपको क्लियर होगा कि नहीं सच में यार हमारा सिलेबस कंप्लीट हुआ है। और ये जो चकबंदी है जब आप पढ़ेंगे तो बड़ा बोर लगेगा, ये आप हदबंदी पढ़ेंगे तो बड़ा बोर लगेगा, आपको लगेगा पता नहीं क्या यार चकबंदी हदबंदी ये शब्द कहां से आ गए। लेकिन क्वेश्चन यहीं से बना रहा है जो इंटरेस्टिंग नहीं है। और आप क्या पढ़े होते हैं, हरित क्रांति, बोले हरित क्रांति किसने लाया, किसने शब्द दिया, यही टीचर पढ़ा रहा ऑनलाइन में। और इसी कारण से उसको 100% कोर्स नहीं मिलता, 100% कहीं कोर्स नहीं मिलता। तो लेकिन मैं आपको कवर करूंगा, आप चिंता मत करिएगा, एक एक टॉपिक कवर करते हुए चलूंगा, ठीक है। क्योंकि मैं आपको सबसे पहले सिलेबस दिखा रहा हूं और आपसे कह रहा हूं कि आप इस सिलेबस को दिमाग में रख लीजिएगा, अभी से सिलेबस को दिमाग में रख लीजिएगा। अगर आप सिलेबस के हिसाब से तैयारी करते हैं तो फिर आपकी तैयारी 100% क्या होगी कि बिल्कुल सही हो जाएगी। सिलेबस के हिसाब से अगर आप पढ़ते हैं तो 100% तैयारी क्या हो जाएगी, बिल्कुल सही हो जाएगी। और अगर आप सिलेबस के हिसाब से नहीं पढ़ेंगे तो हो सकता है क्या कि कुछ प्रॉब्लम्स आ जाए और आपके क्वेश्चन सॉल्व ना हो सकता है ये भी हो जाए, ठीक है। तो सिलेबस आप जरूर करिएगा, ठीक है। अब जैसे क्या है फूड प्रोसेसिंग, आपको आश्चर्य होगा कि मेंस में हर साल एक क्वेश्चन रह रहा है, आप देखिएगा आप जाकर फूड प्रोसेसिंग। और ऐसे क्वेश्चन हैं कि अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम, 2 क्वेश्चन इससे ही बना चुका है लगातार 2 साल, लेकिन ये लोग छोड़कर चले जाते हैं क्योंकि अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम क्या है, बोरिंग सब्जेक्ट हो जाता है। मतलब ये ऐसा एक सिस्टम है जिसमें क्या है कि उत्पादन से लेकर उपभोक्ता तक वस्तु पहुंचना स्ट्रीम कहलाता है यहाँ पर खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में, ठीक है। उत्पादन से लेकर उपभोक्ता तक कोई वस्तु पहुंची तो उसमें क्या होता है, 2 तरह की स्ट्रीम बनती है, एक अप स्ट्रीम बनती है, एक डाउन स्ट्रीम बनती है। और अप और डाउन जब बनती है तो अप और डाउन में हमें थोड़ा सा क्या होता है कि जब बताना होता है तो कई तरीके बताने होते हैं और वो जो तरीके होते हैं वो आम होते हैं। जस्ट लाइक आम का मतलब है कि आपको हर किताबों में नहीं मिलेगा लेकिन व्यवहारिक रूप में आप हर जगह देखेंगे। और जब व्यवहारिक रूप में हर जगह देखते हैं तो फिर लगता है यार क्या पढ़ रहे हैं, ये कोई सिलेबस है। और यहीं से क्वेश्चन आपके बन जाते हैं मेंस में और फिर हम लिख नहीं पाते हैं 150 नंबर, ठीक है। तो उसको आपको दिमाग में रखना है कि आपको लिखना है यहाँ पर और लिखकर आपको चीजों को रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। तो आप लोगों के लिए ये सबसे चीजें रिप्रेजेंट होती है कि आपको सिलेबस पहली कंडीशन है रटी होनी चाहिए, 100% सिलेबस। तो मैं चाहूंगा कि कल तक आपको सिलेबस जरूर रट जाए। पहला काम आज का यही होगा कि आपका सिलेबस 100% आपको रटा हुआ होना चाहिए। कल आप अभी हिस्ट्री की क्लास में देख रहा था कि हुआ था अनुसर का, तो हिस्ट्री का क्लास का सिलेबस और ये सिलेबस, और टीचर को सिलेबस के हिसाब से कहिए पढ़ाए, क्योंकि टीचर क्या है कि वो चीजें आपको नहीं पढ़ाएगा जो कि सिलेबस में। हम इंटरेस्टिंग चीज पढ़ाना शुरू कर देंगे तो आपको लगेगा कि हाँ सर यार मजा आ रहा है। जब वही चीजें क्या है कि बोरिंग वाली पढ़ाऊंगा तो आपको लगेगा यार मजा नहीं आ रहा है। तो मजा लेने के लिए यहाँ नहीं बैठे, हम यहाँ पर यूपीएससी निकालने के लिए बैठे हैं। तो मजा नहीं, और मजा नहीं तो कॉन्सेप्ट समझिए और चीजों को समझिए, ठीक है। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग से संबंधित उनका स्कोप क्या है, उनका महत्व क्या है, उनका स्थान क्या है। आज खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को बढ़ावा दिया जा रहा है बड़ी तेजी से। अब यहां से रिलेट होंगी चीजें, जो नया किसानों के लिए कानून आया है। अब जो नए किसानों के लिए जो कानून आए हैं, अब क्वेश्चन आपसे मेंस में बनाएगा कि नए किसान कानून किस तरह से भारतीय खाद्य प्रसंस्करण और उद्योग को बढ़ावा देंगे। अब आपको जब यहां पर नए किसान कानून जो है किस प्रकार से खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को बढ़ावा देंगे, इसकी विस्तृत चर्चा कीजिए या इसके बारे में एक्सप्लेनेशन कीजिए, विश्लेषण कीजिए। इस तरह की चीजें आपको दिखाई जाएंगी।
और जब इस तरह की चीजें आपको दिखाई जाएंगी तो अब आप खुद समझेंगे यहाँ पर कि हम जो चीजें पढ़ रहे हैं, हम जो चीजें समझ रहे हैं, उसका एनालिसिस व्यवहारिक पहलू क्या है। क्योंकि मेंस में इसी तरह से क्वेश्चन पूछेगा। मेंस में कभी नहीं पूछेगा कि ये क्या है एक्ट, क्या एक तरह से लाया गया है, किस तरह से उसमें कमियां हैं, वो कोई भी चीजें नहीं पूछेगा। वो तो यहाँ पर ये चीजें पूछेगा। अब यहाँ पर क्वेश्चन बनाएगा क्या कि किस तरह से जो नया कानून है डाउन स्ट्रीम में मुसीबत पैदा करने वाला है, ये बताएगा, या डाउन स्ट्रीम की आवश्यकता को खत्म करने वाला है, तो ये बना देगा आपका क्वेश्चन। तो वो आपको समझना पड़ेगा और उसका एनालिसिस करना पड़ेगा। और जब एनालिसिस करेंगे तो थोड़ा सा बोरिंग होगा दोस्त, और बोरिंग होगा, लेकिन आपको पढ़ना है। और पढ़ना है क्योंकि आपकी देखो मेन क्या है कि बहुत से बच्चे लोग देखते होंगे हिंदी मीडियम का सर सिलेक्शन नहीं आ रहा है, उसका कारण यही है, उसका मेन रीजन भी यही है। क्यों? क्योंकि हिंदी मीडियम में जैसे ही कॉन्सेप्ट समझाने की बात आती है, लड़का लैपटॉप छोड़कर और क्लास छोड़कर वापस भागने लगता है। उसे लगता है क्या यार बकवास कर रहे हैं ये। और इंग्लिश मीडियम में वही लिखाया जाता है सभी लैंग्वेज में, तो हमें लगता है बहुत अच्छा जा रहा है। तो ये चीजें आपको पढ़नी है, आपूर्ति प्रबंधन श्रृंखला पढ़नी है आपको, कि वास्तव में क्या है कि जो सप्लाई चेन है, उस सप्लाई चेन का प्रबंधन कैसे हो रहा है, कैसे हो रहा है, उसमें क्या कमियां हैं सप्लाई चेन में, वो सारी चीजें पढ़नी है। और आपको जैसे लैंड रिफॉर्म पॉलिसी, मैंने बताया कि लैंड रिफॉर्म, भू सुधार, भारत में कौन से, भारत में भू सुधार इन इंडिया। अब भारत में भू सुधार की बात करेंगे, लैंड रिफॉर्म की बात करेंगे, यहाँ पर भारत में भू सुधार की बात करेंगे, लैंड रिफॉर्म की अगर हम बात करेंगे भारत में, तो भारत में कैसे, पहले तो लैंड रिफॉर्म को समझना है तो हमें तीनों सिस्टम को समझना होगा। तीनों सिस्टम कौन से? जमींदारी सिस्टम को समझना होगा, रैयतबाड़ी सिस्टम को समझना होगा, हमें महलवाड़ी सिस्टम को समझना होगा। तीनों सिस्टम को समझना होगा, तभी हम कुछ चीजों को डेवलप कर पाएंगे। जैसे जमींदारी सिस्टम में जमींदारों के साथ टाई अप करती थी ब्रिटेन सरकार। रैयत का मतलब होता है किसान, रैयत का मतलब होता है किसान, किसानों के साथ जब टाई अप किया जाता था तो रैयत बाड़ी। और महाल का मतलब होता है, पंजाब में महाल बोलते हैं गांव को, गांव को, विलेज को पंजाब में बोलते हैं महाल। तो महालवाड़ी सिस्टम में क्या होता है कि जब गांव के साथ टाई अप किया जाए, उसके मुखिया के साथ, उन सब के साथ टाई अप किया जाए, तो ऐसी कंडीशंस में जब उनसे टाई अप किया जाता है तो हमारा महलवाड़ी सिस्टम कहलाता है। तो ये सिस्टम पहले तो ब्रिटेन सरकार के द्वारा लाए गए थे। तो क्या इतनी आवश्यकता पड़ गई थी भारत में कि इन सिस्टमों को हटाना पड़ा भारत में। और हटाने के बाद हम आज भी वास्तव में क्या है कि सक्सेसफुल है या नहीं है, इन सारी चीजों को हमें थोड़ा सा यहाँ देखना पड़ेगा कि वास्तव में ये है क्या और किस तरह से डेवलप हुआ है। तो लैंड रिफॉर्म, भूमि सुधार को पढ़ना पड़ेगा भारत में, और इन सब टॉपिक को हमें देखना पड़ेगा यहाँ पर। ठीक है, तो ये हमारा सिलेबस का टॉपिक होगा, फूड प्रोसेसिंग एंड रिलेटेड इंडस्ट्रीज, इसको देखना होगा। फूड प्रोसेसिंग और उससे जुड़ी हुई इंडस्ट्रीज कौन कौन सी हैं। इसके अलावा हमें देखना होगा यहाँ पर क्या, इसके अलावा हमें देखना होगा यहाँ पर लैंड रिफॉर्म इन इंडिया, भारत में लैंड रिफॉर्म। हमारा जो टॉपिक होगा लिबरलाइजेशन, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, बहुत क्वेश्चन पूछे गए हैं इस लिबरलाइजेशन से। आपको आश्चर्य होगा कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। जस्ट लाइक इस तरह से उदारीकरण बोलते हैं, इसको उदारीकरण बोलते हैं। तो उदारीकरण से कैसे क्वेश्चन बने, देखिए 1991 की आर्थिक नीति ने वो प्रभाव डाला कि गरीब गरीब और अमीर अमीर हो गया। तो हम लोग क्या पढ़ते हैं, हम लोग पढ़ते हैं क्या, नरसिम्हा राव की सरकार थी, और नरसिम्हा राव की सरकार 1991 का समय था, वित्त मंत्री मनमोहन सिंह थे, हम लोग इतना तक सीमित रहते हैं। और मनमोहन सिंह ने क्या किया यहाँ पर कि पॉलिसी लेकर आए जिसे एलपीजी के नाम से जाना जाता है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण।
उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की नीति को लेकर आए। और जब उदारीकरण, वैश्वीकरण और निजीकरण की नीति को लेकर आए तो वही नीति हमारी भारत में विकास का आयाम बनी। लेकिन टॉपिक क्या है मेंस में? उसका प्रभाव पड़ना है कि गरीब गरीब और अमीर कैसे हो गए, उद्योग धंधों पर क्या प्रभाव पड़ा, कृषि पर क्या प्रभाव पड़ा। क्वेश्चन यहाँ पर कंपैरिजन में पूछेगा। कैसे कंपैरिजन में? कि उदारीकरण से पहले, अब एक क्वेश्चन बनाया है इन्होंने, क्या क्वेश्चन बनाया है कि भारत में आर्थिक सुधारों का एक परिणाम निकला। क्या परिणाम निकला आर्थिक सुधारों का? कि भारत प्राथमिक क्षेत्र से अचानक से तृतीयक क्षेत्र की तरफ बढ़ गया। कहां तक बढ़ गया? तृतीयक क्षेत्र की तरफ, जबकि जाना उसे कहां चाहिए था? द्वितीयक क्षेत्र। हम लोग प्राथमिक क्षेत्र की अर्थव्यवस्था हुआ करते थे, प्राइमरी सेक्टर की, जिसमें कृषि क्षेत्र शामिल है, उनसे, और हम लोग बढ़कर कहां चले गए? द्वितीय क्षेत्र की तरफ ना जाकर कहां पहुंच गए? तृतीय क्षेत्र। आज हम लोग बेस्ड किस पर है? सर्विस सेक्टर पर बेस्ड है। तो क्या कारण रहा उसका? क्यों हम प्राथमिक क्षेत्र से तृतीय क्षेत्र की तरफ बढ़े? कुछ ना कुछ तो कारण रहे होंगे। तो उसी का सबका प्रभाव हमें पढ़ना पड़ेगा यहाँ पर। आर्थिक उदारीकरण, औद्योगिक नीति में क्या बदलाव किए गए, इंडस्ट्रियल पॉलिसी में, कि हम अब फिर से फोकस करने लगे हैं द्वितीय क्षेत्र की तरफ, और औद्योगिक विकास पर औद्योगिक नीति में परिवर्तन और उसका प्रभाव, इनको भी हम यहां पर देखेंगे। अब छोटे छोटे टॉपिक आते हैं यहाँ पर, और ये छोटे टॉपिक वास्तव में क्या है? ऊर्जा, बंदरगाह, सड़क, हवाई अड्डे, रेलवे, ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर के हैं मुद्दे, ये टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक। इंफ्रास्ट्रक्चर के जो मुद्दे हैं ये बहुत महत्वपूर्ण है। संरचना, इनसे भी क्वेश्चन बनता है। अब इनसे क्वेश्चन बनता है तो याद रखेंगे, इनसे क्वेश्चन पीटी और मेंस दोनों में बनते हैं। पीटी और क्वेश्चंस मेंस दोनों में बनते हैं। और इसमें सहारा लिया जाता है इंडिया ईयर बुक का। किसका सहारा लिया जाता है? इंडिया ईयर बुक। ठीक है, अभी तो आप लोग मत खरीदिएगा। देखिए, इंडिया ईयर बुक अगले साल अगर आप लोग अपीयर होने वाले हैं 2021 में पीटी में, तो उस समय खरीदिएगा इंडिया ईयर बुक। और जब 2021 की खरीदिएगा तो उसमें क्या है कि बहुत महत्वपूर्ण चीजों को हम निशान लगा देंगे। वही चीजें आप लोगों को पढ़नी है, उसके अलावा आपको कुछ नहीं पढ़ना है यहाँ पर इंडिया ईयर बुक में। क्योंकि इंडिया ईयर बुक तो ये समझ लीजिए कि 1000 पेज का एक ग्रंथ होगा, जिसकी बाइबल कह सकते हो उसको, जो कि बहुत ज्यादा जानकारी होगी। उतनी जानकारी आप लोगों के लिए नहीं, बस केवल ऊर्जा, बंदरगाह, सड़क, हवाई अड्डे, रेलवे, ये सारे मुद्दों को आपको पढ़ना पड़ेगा इंडिया ईयर। ठीक है, तो ये सारी चीजों को पढ़ते हुए हम लोग जो नेक्स्ट टॉपिक लेकर आएंगे, जो सबसे लास्ट टॉपिक है, क्या हमारी बातें क्लियर हो रही हैं आप लोगों को? क्या हमारी बातें क्लियर हो रही हैं? सारे लोग बताएंगे जल्द से जल्द, क्या हमारी बातें यहाँ पर क्लियर होती जा रही हैं आप लोगों को? ठीक है, आशीष जी, प्रियांत पांडे, प्रियांत जी क्लियर होती जा रही है। अगर आप लोगों को समझ में ना आए तो आप लोग जरूर पूछिएगा। देखिएगा, समझ में ना आए तो जरूर पूछिएगा। आज पहला क्लास है, थोड़ा सा हो सकता है कि हम टेक्निकल रूप से उतने साउंड नहीं है, आपको बता दें, क्योंकि मेरी जूम पर पहली क्लास है। लेकिन आप लोग चिंता मत करिएगा, जूम पर क्लासेस जब रेगुलर हो जाएंगी तो आपकी जरूर हो जाएंगी। हम मैंने आपसे कहा कि आप देख रहे होंगे पीछे मेरा बोर्ड लगा हुआ है, डिजिटल बोर्ड। मैं डिजिटल बोर्ड पर ही क्लास लेता रहा हूँ। तो आप लोग ये मत सोचिएगा कि जूम पर क्लास कैसे होगी, तो बहुत आराम से होगी यहाँ पर जूम पर क्लास, चिंता मत करिएगा। ठीक है, थोड़ा सा अभ्यास करना पड़ेगा, लेकिन बहुत अच्छी क्लास जाएगी, आप लोग इससे बेफिक्र रहिएगा। और बहुत मजा भी आने वाला है क्लास में, चिंता मत करिएगा। आप लोग ऐसे हो जाएंगे कि आप लोग हमारा खून पीना शुरू कर देंगे, और जो भी टीचर आएगा उसका भी खून पीना शुरू कर देंगे, सर ये बताइए। ठीक है, तो अब ये सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है। देखो, एक तो इसलिए क्योंकि ये नया टॉपिक जुड़ा नए सिलेबस के, ठीक है, और नया टॉपिक जुड़ा है इन्वेस्टमेंट, और ये इन्वेस्टमेंट मॉडल के रूप में है। और आपको आश्चर्य होगा, ये इन्वेस्टमेंट मॉडल का जो सिलेबस है वो नहीं दिया है, बस टॉपिक दे दिया। अब कुछ लोग इन्वेस्टमेंट मॉडल को क्या करते हैं कि
हेराल्ड डोमर मॉडल, पीसी महालनोबिस मॉडल, उन सब मॉडलों को समझाते हैं। ठीक है। और कुछ लोग क्या करते हैं कि उन मॉडल को समझाते हैं, और कुछ लोग क्या है कि क्षेत्र विशेष के मॉडल बता देते हैं। बिहार मॉडल क्या है इन्वेस्टमेंट का, उत्तराखंड मॉडल क्या है इन्वेस्टमेंट का, ये मॉडल क्या है इन्वेस्टमेंट का। तो ये सब चीजें बताने की कोशिश करते हैं कुछ लोग। तो आपको मैं बता दूं कि इन्वेस्टमेंट मॉडल से डायरेक्ट कभी क्वेश्चन नहीं पूछा गया। हमेशा ही जो क्वेश्चन रहा है इन्वेस्टमेंट मॉडल का, याद रखेंगे हमेशा ही। ठीक है। उसके एप्लीकेशन बेस्ड रहे। एप्लीकेशन बेस्ड मतलब इन्वेस्टमेंट मॉडल जो कह रहा है हेरोल्ड डोमर मॉडल, उस हेरोल्ड डोमर मॉडल से जुड़ा हुआ व्यवहारिक जो रूप है उससे संबंधित क्वेश्चन रहे हैं। कभी भी हेरोल्ड डोमर मॉडल पर क्वेश्चन नहीं बने। आप ये याद रखिएगा, हमेशा ही एक तरह से क्वेश्चन रहता है इन्वेस्टमेंट मॉडल का। और ये सबसे टफ, सबसे कठिन टॉपिक माना जाता है इकोनॉमिक्स का। इसको भी हम लोग देखेंगे कि इन्वेस्टमेंट मॉडल को। ठीक है। लेकिन इन्वेस्टमेंट मॉडल तभी आपका अच्छा होगा दोस्त, जब सारे चैप्टर आपके अच्छे हो गए, बिल्कुल क्लियर हो गए, बिल्कुल क्लियर हो गए। ठीक है। ये तो हो गया मेंस का सिलेबस। ठीक है। अब ये तो मेंस का सिलेबस हो गया, लेकिन इकोनॉमिक्स का आपका अगर बात करें तो पीटी का सिलेबस, तो पीटी के बारे में कोई जानकारी यहाँ पर नहीं दी गई है आज तक। पीटी के बारे में कोई जानकारी नहीं। और पीटी के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है तो आप सोच रहे होंगे सर, जब पीटी के बारे में कोई जानकारी नहीं है तो फिर ऐसी कंडीशंस में हम कैसे पीटी के बारे में एनालिसिस करेंगे। ठीक है। तो पीटी का सिलेबस मैं थोड़ा सा यहाँ पर मेंशन आप लोगों को कर देता हूँ कि क्या क्या आप लोगों के लिए पीटी में पढ़ना होगा, जहां से क्वेश्चन आपके बनते हैं। थोड़ा सा मैं मेंशन कर देता हूँ। पीटी का जो सिलेबस है वो जनरली जो है, ये सिलेबस सबसे पहले हम लोग लेकर चलेंगे आपकी भारतीय अर्थव्यवस्था का स्वरूप, इसको समझेंगे सबसे पहले, तो इसी को समझेंगे। दूसरा टॉपिक हम लोग लेकर चलेंगे यहाँ पर इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति, ये पीटी के लिए हो जाएगा। ठीक है। तीसरा टॉपिक हम लोग लेकर चलेंगे गरीबी। चौथा टॉपिक हमारा होगा बेरोजगारी, बेरोजगारी का टॉपिक होगा। पांचवा टॉपिक हमारा होगा, याद रखेंगे, कृषि। छठवां टॉपिक होगा यहाँ पर उद्योग। सातवां होगा मुद्रा, बैंकिंग। ठीक है। आठवां टॉपिक होगा भारतीय वित्तीय बाजार, भारतीय वित्तीय बाजार, ये टॉपिक होगा। नौवां टॉपिक हमारा याद रखेंगे। ठीक है। भारतीय वित्तीय बाजार में हम दोनों बाजारों को पढ़ेंगे, मुद्रा बाजार को भी पढ़ेंगे। यहां से क्वेश्चन एक पूछ रहा है हर साल पीटी में, याद रखेंगे आप, देखिएगा 4 साल से लगातार क्वेश्चन। और पूंजी बाजार, दोनों बाजारों को पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है। यहां से क्वेश्चन रहेगा, हमेशा ही यहां से क्वेश्चन रहता है। ठीक है। याद रखेंगे। और आपका शेयर मार्केट, शेयर बाजार, ये क्वेश्चन आपका पूंजी बाजार में आ जाएगा। और पूंजी बाजार में आ जाएगा तो आपको याद रखना है पूंजी बाजार में शेयर मार्केट। 10वां हमारा टॉपिक होगा आपका विदेशी भुगतान संतुलन। और 11वां टॉपिक होगा हमारा राजकोषीय नीति, जिसमें बजट वगैरह सारी चीजों को हम लोग एनालिसिस करेंगे। और 12वां टॉपिक होगा
अंतरराष्ट्रीय संगठन। ये टॉपिक है हमारे, ठीक है। तो ये सारे टॉपिक ये आपके यूपीएससी पीटी और साथ ही साथ ये यूपीएससी पीटी के अलावा यूपीपीसीएस, बीपीएससी, आरपीएससी, इन सब एग्जाम के लिए एक ही सिलेबस है। पीटी के लिए सबके लिए एक ही सिलेबस है, पीटी के लिए आप ये मानकर चलिएगा। और एक बात और याद रखिएगा यहाँ पर कि इकोनॉमिक्स में जब क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बजट और आर्थिक समीक्षा, इससे भी क्वेश्चन आते हैं, ये भी, ठीक है, याद रखेंगे। और एक और याद रखेंगे और वो टॉपिक है योजना। लेकिन आप यहां पर याद रखेंगे कि योजनाएं बनाने वाला ऑर्गेनाइजेशन खत्म हो गया और 12 पंचवर्षीय योजनाएं खत्म हो गई हैं। इसीलिए योजनाएं की जो टॉपिक है हमेशा ही एक क्वेश्चन रहता है, 2 क्वेश्चन पीटी में, और वो करंट की योजनाएं रहती, करंट की योजनाएं रहती। आपको मैं अब बता देता हूं यहां पर कि आप अक्सर देखना, ठीक है, 100% एक क्वेश्चन है, 100% लगातार 10 साल का पेपर देखिए, 1 से 2 क्वेश्चन यहां पर पूछ ही रहा है आईएएस। याद रखेंगे 100% बैंकिंग सेक्टर से और बैंकिंग सेक्टर की टेक्नोलॉजी से। याद रखेंगे 100% एक क्वेश्चन पूछ रहा है, 1 से 2 क्वेश्चन, आप इसको नकार नहीं सकते, आप इसको नकार नहीं सकते हैं, पूछ ही रहा है। मुद्रा बाजार से 100% 1 से 2 क्वेश्चन पूछ रहा है, याद रखेंगे 100% पूछ रहा है, आप इसको नकार नहीं सकते हैं। आप ये मानकर चलिए अगर ये टॉपिक अच्छी तरीके से आप पीटी का तैयार किए तो एक क्वेश्चन आपका तैयार हो जाएगा, ये बात मानिएगा। भुगतान संतुलन से एक क्वेश्चन है, बजट से एक क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय संगठन से एक क्वेश्चन है और योजना से एक क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपके 100% एग्जाम में पूछ रहा है, आप ये मानकर चलिएगा। तो आप एक बात मानिएगा कि 1, 2, आपका 3, 4, 5, 6, 7 टॉपिक तो आपके ये 100% कंफर्म है कि यहां से क्वेश्चन बना रहा है। और वो भी टॉपिक बता दूंगा कि उस टॉपिक से क्वेश्चन बना रहा है, आप देखिएगा, इधर उधर भाग ही नहीं रहा यूपीएससी। और जब आपको पता है तो आप 7 क्वेश्चन की तैयारी तो मैंने यहीं करा दी आपके, यहीं पर सिलेबस के हिसाब से, यहीं पर सिलेबस के हिसाब से मैंने 7 क्वेश्चन की आपकी तैयारी करा दी कि आप इनको पढ़ लीजिएगा, 7 क्वेश्चन को, आपका क्वेश्चन पकड़ में आ जाएगा 100%। तो आप जब तैयारी करने के लिए आते हैं, और जब तैयारी करने के लिए आते हैं तो अब ऐसी कंडीशंस में क्या है कि सबसे पहले तो आपको समझना पड़ेगा कि किसका पोर्शन से कौन सा क्वेश्चन बना रहा है, किस तरह से बना रहा है, किस तरह से बना रहा है। अब जैसे यहां पर मुद्रा बाजार में 4 इंस्ट्रूमेंट आते हैं, सीपीसीडी, आपका सीपीसीडी और ट्रेजरी बिल और कॉल मनी मार्केट। यहां से क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन बना रहा है, देखिएगा आप। तो ये आपको जानकारी होना चाहिए कि कहां से क्वेश्चन बना रहा है यूपीएससी वाला। अब जैसे भारतीय अर्थव्यवस्था के स्वरूप से एक 100% उसका एक क्वेश्चन बनकर आ रहा है, यहां पर याद रखेंगे क्या, इंडेक्स है। और जब इंडेक्स से एक क्वेश्चन बनकर आ रहा है तो आपको वो इंडेक्स सारे तैयार करने पड़ेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन इंडेक्स से बन रहे हैं यहाँ पर। तो 8 से 10 क्वेश्चन तो आपके यही सॉल्व हो गए। अगर 23 क्वेश्चन आपका पूछ रहा है तो 8 से 10 क्वेश्चन तो आपके बिल्कुल श्योर है कि यहाँ से बना रहा है क्वेश्चन। एक एक पढ़ लो यार, अच्छी तरीके से पढ़ लो इस पोर्शन को, 10 क्वेश्चन आपके बन जाएंगे। और 10 क्वेश्चन बन जाएंगे क्योंकि आपको तो 100% क्वेश्चन तो नहीं,
आपको 15 क्वेश्चन अगर आप कर लेते हैं, 16 क्वेश्चन कर लेते हैं यूपीएससी में, तो आपका क्लियर हो जाएगा यूपीएससी प्री। तो उसको दिमाग में रखकर आपको चलना है, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट मॉडल के अलावा पीटी का जो सिलेबस है, वो पीटी का सिलेबस ये है, इसके हिसाब से हम लोग चलेंगे, लेकिन मेंस के टॉपिक को हम लोग टच करेंगे बीच बीच में, ठीक है। और फिर मैं बताता चलूंगा, जैसे अब गरीबी है, अब गरीबी और बेरोजगारी, ये चैप्टर में जब पढ़ाऊंगा तो आपको गरीबी और बेरोजगारी के जब चैप्टर पढ़ाऊंगा तो आपको यहीं पर लेकर चलूंगा, सब्सिडी, गरीबी उन्मूलन और कृषि, ये सारे मुद्दों को यहीं टच कर लूंगा। ऐसा नहीं करूंगा कि नहीं गरीबी और बेरोजगारी के लिए मैं आपका इसको अलग पढ़ाऊंगा और उसको वहां पढ़ाऊंगा। हम कनेक्ट करेंगे पीटी के लिए और मेंस के लिए, प्री के लिए और मेंस के लिए। यहाँ पर जो मेंस में लिखा हुआ सिलेबस है उसको, और पीटी में लिखा हुआ सिलेबस है उसको हम लोग यहाँ पर टच करेंगे, ठीक है। तो अब ये आपको समझ में आ चुका होगा कि क्या हमारा सिलेबस और किस तरह से हमें सिलेबस को पढ़ना है, किस तरह से हमें सिलेबस को पढ़ना है और किस तरह से सिलेबस को पढ़ते हुए रिप्रेजेंट करना है यहाँ पर, ठीक है। अब हम एक बेसिक चीजें जान लेते हैं, थोड़ा सा बेसिक चीजें हमारे लिए बहुत जरूरी हो जाती हैं कि जब हम इकोनॉमिक्स की बात करते हैं, इकोनॉमिक्स तो क्या है, सिद्धांत है। और इकोनॉमिक्स जब सिद्धांत है तो इकोनॉमिक्स को इसलिए जानना जरूरी है क्योंकि इकोनॉमी को समझना है तो मुझे सिद्धांत तो समझने ही पड़ेंगे। थ्योरी है इकोनॉमिक्स तो, और जबकि उसका व्यवहारिक पहलू जो है भौगोलिक क्षेत्र के हिसाब से व्यवहारिक पहलू तो इकोनॉमी है, भौगोलिक क्षेत्र से अगर जुड़ा है तो इकोनॉमी है। तो अब जब मुझे एक तरह से समझना होगा, क्या मुझे समझना होगा इकोनॉमिक्स को, और जब इकोनॉमिक्स को समझना होगा तो इकोनॉमिक्स कैसे समझा जाए। तो इकोनॉमिक्स के सबसे पहले तो हमें फादर देखना है। ये पीसीएस ईसीएस के लिए क्वेश्चन नहीं होते हैं, ये आपको बता दें कि इकोनॉमिक्स का फादर कौन है। ये बस आप ये मान लीजिए वनडे के एग्जाम के लिए काम आ जाते हैं ये चीजें, और वनडे के एग्जाम के लिए काम आ जाती है, तो आपको ज्यादा इस पर ध्यान नहीं देना है, बस केवल इतना जानकर चलना है कि ये सारी चीजें कैसे रिप्रेजेंट होकर निकल कर आएंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पर समझना होगा यहाँ कैसे कि फादर ऑफ इकोनॉमिक्स किसको कहा गया, एडम स्मिथ को। किसको कहा गया फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, एडम स्मिथ, एक बहुत बड़े अर्थशास्त्री हुआ करते थे, उनको फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहा जाता। अब इकोनॉमिक्स को दो पार्ट में बांटा, किसने बांटा इसको, रेगनर फ्रिच ने। किसने, रेगनर फ्रिच ने दो पार्ट में बांटा। एक पार्ट कहलाया माइक्रो इकोनॉमी और दूसरा पार्ट कहलाया क्या, मैक्रो। इसको हिंदी में बोलते हैं वृष्टि अर्थशास्त्र, वृष्टि अर्थशास्त्र बोलते हैं, ठीक है। और जबकि इसको इकोनॉमी बोलते हैं समष्टि अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र बोलते हैं, समष्टि अर्थशास्त्र बोलते हैं इसको, ठीक है। इसको बोलते हैं वृष्टि अर्थशास्त्र, इसको बोलते हैं समष्टि अर्थशास्त्र, ठीक है। अब वृष्टि अर्थशास्त्र के जो फादर हैं वो कौन है, एडम स्मिथ ही फादर है, एडम स्मिथ, याद रखेंगे। एडम स्मिथ को वृष्टि अर्थशास्त्र का पिता कहा जाता है, जबकि माइक्रो अर्थशास्त्र का जेएम कीन्स, ठीक है, जेएम कीन्स को कहा जाता है, जेएम कीन्स को कहा जाता है। इसको हम लोगों को जानना है। अब माइक्रो और मैक्रो होता क्या है, माइक्रो और मैक्रो कहते किसको, तो याद रखेंगे कि माइक्रो और मैक्रो किसे कहते हैं, तो माइक्रो इंडिविजुअल चीजों का अध्ययन कराता है, जबकि होल इकोनॉमी का जब अध्ययन किया जाता है, पूरी की पूरी इकोनॉमी का अध्ययन किया जाता है, तो वो कहलाता है क्या, मैक्रो, मैक्रो कहला जाता है, ठीक है। जस्ट लाइक इस तरह से समझिएगा कि जब यहाँ पर व्यक्तिगत इकाइयों का एनालिसिस किया जाता है या स्टडी किया जाता है, व्यक्तिगत इकाइयों का एनालिसिस किया जाता है या स्टडी की जाती है, तो वो कहलाता है क्या, वृष्टि अर्थशास्त्र। जैसे एक व्यक्ति का अध्ययन किया, मैंने कहा मेरा अध्ययन किया गया, एक परिवार का, सभी परिवारों का नहीं, एक परिवार का अध्ययन किया गया, एक फर्म का अध्ययन किया गया, एक उद्योग का अध्ययन किया गया, विशेष वस्तु का मूल्य का अध्ययन किया गया, तो वो कहलाता है क्या,
वृष्टि अर्थशास्त्र। एक चीजों का अध्ययन किया जाता है वृष्टि अर्थशास्त्र। बोल्डिंग के अनुसार यह कहा गया है कि वृष्टि अर्थशास्त्र विशेष फर्मों, विशेष परिवारों, व्यक्तिगत कीमतों, मजदूरों, आय, व्यक्तिगत उद्योग और विशिष्ट वस्तुओं का जब अध्ययन किया जाता है तो वो कहलाता है वृष्टि अर्थात माइक्रो। इंडिविजुअल रूप से डिमांड देखी गई व्यक्ति की, इंडिविजुअल रूप से सप्लाई देखी गई बाजार में, एक व्यक्ति की सप्लाई, तो उसका क्या इफेक्ट पड़ा, उन सब चीजों का एनालिसिस किया जाता है, अध्ययन किया जाता है किसमें, वृष्टि में। जबकि समष्टि में क्या होता है, समष्टि में यहां पर होता है क्या कि जब संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन किया जाए, संपूर्ण अर्थव्यवस्था का मतलब है अंतरराष्ट्रीय व्यापार का उसका इफेक्ट क्या है, विदेशी विनिमय अर्थात जो एक्सचेंज है उसका अध्ययन किया जाए, राजस्व का अध्ययन किया जाए, बैंकिंग सेक्टर का अध्ययन किया जाए, व्यापार चक्र का अध्ययन किया जाए, राष्ट्रीय आय का अध्ययन किया जाए, रोजगार के सिद्धांत का अध्ययन किया जाए। ये सारी बातों का जब अध्ययन किया जाए तो वो कहलाता है समष्टि अर्थात माइक्रो। कहलाता है क्या, मैक्रो। ठीक है, तो माइक्रो और मैक्रो दो पार्ट होते हैं इकोनॉमी के। माइक्रो के पिता कहलाते हैं आपके एडम स्मिथ और मैक्रो के पिता कहलाते हैं कौन, जे एम कीन्स को जाना जाता है। माइक्रो में इंडिविजुअल चीजों का अध्ययन किया जाता है, जबकि मैक्रो में क्या होता है, पूरी की पूरी होल इकोनॉमी का अध्ययन किया जाता है। जैसे नेशनल इनकम का अध्ययन होगा तो मैक्रो होगा, गरीबी का अध्ययन होगा तो मैक्रो होगा, बेरोजगारी का अध्ययन होगा तो मैक्रो होगा, जब मैक्रो होगा। जबकि माइक्रो में क्या होगा, वृष्टि अर्थशास्त्र में क्या होगा, डिमांड का अध्ययन होगा, सप्लाई का अध्ययन होगा, उन सब चीजों का अध्ययन किया जाता है, तो वो कहलाता है क्या, माइक्रो के रूप में जाना जाता है। ठीक है, तो माइक्रो और मैक्रो दो रूपों में इसका अध्ययन किया जाता है इकोनॉमी का। और जब दो रूपों में अध्ययन किया जाता है तो अध्ययन करने के लिए हमें कहीं ना कहीं आर्थिक क्रियाएं करनी होंगी। क्या करनी होंगी, आर्थिक क्रियाएं। अध्ययन करने के लिए मुझे क्या करनी पड़ेंगी, आर्थिक क्रियाएं करनी पड़ेंगी। और जब इकोनॉमिक एक्टिविटी करेंगे अध्ययन करने के लिए, क्या करनी पड़ेंगी, इकोनॉमिक एक्टिविटी करनी पड़ेंगी जब अध्ययन करने के लिए। तो हमें थोड़ा सा यहां पर इकोनॉमिक एक्टिविटी को समझना पड़ेगा व्यक्ति विशेष के रूप। इकोनॉमिक एक्टिविटी को समझना पड़ेगा कैसे, जब इकोनॉमिक एक्टिविटी करेंगे, आर्थिक प्रणालियां करेंगे, सिस्टम डेवलप करेंगे, तो वास्तव में प्रत्येक देश में अलग अलग तरीके की इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है। हर देश में क्या होता है, अलग अलग प्रकार की क्या होती है, इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है। और जब अलग अलग प्रकार की इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है प्रत्येक देश में, तो ऐसी कंडीशंस में क्या होता है कि इसी के बेस पर, इकोनॉमिक एक्टिविटी के बेस पर, आर्थिक प्रणालियों के बेस पर या इकोनॉमिक सिस्टम के बेस पर तीन भागों में इसको बांटकर अध्ययन किया जाता है। तीन भागों में इसको बांटकर क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है यहाँ पर। तो वो तीन भाग कौन कौन से हैं उसको हमें थोड़ा सा देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि कैसे उसका तीन भागों में हम लोग अध्ययन करते हैं। यहाँ पर कैसे, यहाँ पर तीन भागों में इसका अध्ययन करते हैं, उसको हमें थोड़ा सा समझना पड़ेगा। ठीक है, तो आज के लिए हम लोग यहीं रहने देते हैं। तो कल हम लोग क्लास इसको कंटिन्यू करेंगे। और कल से हमारी क्लासेस जो है, आज केवल इंट्रोडक्शन था, जिसमें अगर कोई डाउट हो तो जरूर बताएंगे आप लोग।